सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। कल हमने उसने कहा था कहानी को प्रश्नों के हल सहित पढ़ा था और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपकी अच्छी प्रकार से समझ में आ गया क्या कि उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। उसने कहा था कहानी 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लिखी गई। उसने कहा था, किसने कहा था? होरा ने कहा था। किसको कहा था? लैला सिंह को कहा था। क्या कहा था कि मैं तुम्हारे सामने आंचल पसारती हूँ, आप मेरे पति की और मेरे बेटे की रक्षा करना, और अंत तक रक्षा होती है। और अंत में वह वजीरा सिंह की गोद में सर डाल करके कहता है कि अब की हाल में ये फल आम का पेड़ खूब फलेगा, तू भी खाना और तेरे भतीजे को भी खिलाना। इतना कह करके वो चला जाता है इस दुनिया को छोड़ करके। लेकिन उससे पहले उसने कहा था होरा का कथन निभा देता है। इसका मतलब प्रेम, त्याग और बलिदान की कहानी थी। क्या उसने कहा था कहानी। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 2, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। क्या पढ़ेंगे डियर? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये है क्या? ये है आत्मकथा। डियर ये है क्या? ये है आत्मकथा। क्या है डियर? ये आत्मकथा है। आत्मकथा। और आत्मकथा मैंने कल ही थोड़ी सी चर्चा की थी कि आत्मकथा वह कथा होती है जिसमें लेखक स्वयं अपने बारे में लिखे। जब कोई व्यक्ति अपने बारे में स्वयं लिखे उसे आत्मकथा कहते हैं, और जब कोई व्यक्ति मेरे बारे में कोई दूसरा लिखे उसे जीवनी के नाम से पुकारा जाता है। तो ये आत्मकथा है। और किसकी आत्मकथा है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये पाठ का नाम है। ये किसकी का आत्मकथा है? महात्मा गांधी। किसकी है? महात्मा गांधी। इसमें गांधी जो भी बात बताएगा वो सच सच बताएगा, सच के अलावा कुछ भी नहीं बताएगा। हम पाठ नंबर 2 पढ़ रहे हैं, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो एक आत्मकथा है। जैसे उसने कहा था कहानी क्या थी, उसने कहा था क्या थी? कहानी थी। उसी प्रकार सत्य के साथ मेरे प्रयोग क्या है? आत्मकथा है। और किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की आत्मकथा है। और ये पाठ नंबर 2 है। और किस पुस्तक का? पीयूष पाठ्य पुस्तक का। पीयूष कितने नंबर की अपने पाठ्यक्रम में? 12 अंक की क्या है? पीयूष है। एक भी नंबर छोड़ना नहीं है। ठीक है ना? तो ये बात है। इसके अंदर क्या क्या है हम थोड़ा सा मौखिक रूप से जान लेंगे, आगे बुक में पढ़ेंगे। क्योंकि मेरा थोड़ा सा ये खूबा है, बोले तो खूबी है, विशेषता है कि पाठ को पढ़ाने से पूर्व मैं उसकी पृष्ठभूमि विद्यार्थियों को बता देता हूँ ताकि वो तैयार रहें कि आगे क्या क्या आने वाला है। ठीक है ना? तो आगे देखिए क्या क्या है इसमें। आगे मैं बात करूं कि एक बात करें कि अन्नाहार, एक नाम आएगा आपके पाठ में, अन्नाहार के प्रति श्रद्धा। अन्नाहार के प्रति श्रद्धा। एक ये बात, क्या क्या टॉपिक आएंगे वो पढ़ेंगे अपन। एक बात है अन्नाहार के प्रति श्रद्धा में महात्मा गांधी कहता है अपनी आत्मकथा में कि मैं जीते जी अंत तक मैं अन्नाहार का मतलब होता है शाकाहारी भोजन, कि मैं शाकाहारी भोजन का ही क्या करूंगा? सेवन करूंगा। मांस का सेवन मैं कभी नहीं करूंगा। मैं शाकाहारी रहूंगा और शाकाहारी बने रहने का ही संदेश दूंगा। चाहे मेरे पास रहने वाले कितने लोग या मित्र मांसाहारी क्यों ना हो, लेकिन मैं हमेशा ही अन्नाहार के प्रति श्रद्धा प्रकट करूंगा, शाकाहारी बना रहूंगा और शाकाहारी बने रहने का ही संदेश दूंगा। ये महात्मा गांधी का एक अच्छा विचार है। और ये विचार महात्मा गांधी इस सत्य के साथ मेरे प्रयोग के अंदर, कि जो जो बात मैं कह रहा हूँ वो सत्य बात कह रहा हूँ और वो बात मेरे ऊपर लागू होती है, क्योंकि बात मैं लिख रहा हूँ और इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इन सभी की पालना कर रहा हूँ। तो ये अंत तक शाकाहारी बना रहता है और शाकाहारी के प्रति श्रद्धा प्रकट करता है। ठीक है ना? तो ये अन्नाहार से संबंधित विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ता है और अच्छी प्रकार से पढ़ करके उनका मनन करता है कि अंत तक मुझे क्या बना रहना है? अन्नाहारी बना रहना है। बोले तो शाकाहारी बना रहना है।
अब इनके मित्र कैसे हैं देखिएगा। नंबर 2, मित्रों का गांधी जी के प्रति विचार, ये सब हम पढ़ेंगे। मित्रों का गांधी के प्रति विचार, मित्रों का गांधी जी के प्रति क्या विचार है, देखिए पहले सुनिए, सारा लिखा किताब मिल जाएगा। अब गांधी जी तो क्या है, शाकाहारी है, लेकिन उनके मित्र क्या है। गांधी जी तो क्या है, शाकाहारी, लेकिन उनके मित्र क्या है, मैं यहां पर लिख देता हूं। गांधी जी तो क्या है, गांधी जी तो क्या है, शाकाहारी, और मित्र क्या है, मांसाहारी। अब बताइए विचार मिल जाएंगे क्या, नहीं मिल जाएंगे, नहीं मिलेगा ना। गांधी जी तो क्या है, शाकाहारी, और उनके मित्र क्या है, मांसाहारी। गांधी जी मांस का सेवन नहीं करते हैं, जबकि मित्र मांस का सेवन करते हैं। इसलिए गांधी जी के और मित्रों के अंदर जो मतभेद है वो किसको लेकर है, शाकाहारी और मांसाहारी को लेकर के तनाव उत्पन्न होता है। वो होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए। एक बार उनके मित्र खाना खाने से पहले गांधी जी को बोलते हैं कि अगर तू मांस नहीं खाएगा तो कमजोर हो जाएगा। कौन बोलते हैं, गांधी जी के मित्र बोलते हैं किसको, गांधी जी को, कि अगर तुम मांस नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे, ब्रिटेन के अंदर रह नहीं सकोगे, इंग्लैंड में रह नहीं सकोगे, अंग्रेज तुझे फटकने नहीं देंगे, और केवल पोथी पंडित रह जाओगे, और केवल क्या कहलाओगे, मूर्ख कहलाओगे। ये कथन किसका है, मित्रों का। ये बात किसने कही, गांधी जी के मित्रों ने गांधी जी को कही थी, क्योंकि गांधी जी के मित्र चाहते थे कि गांधी जी किसका सेवन करे, मांस का सेवन करे। लेकिन गांधी जी मांस का सेवन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो तो आजीवन क्या बना रहना चाहते थे, शाकाहारी। इसलिए गांधी जी और मित्रों के बीच में अनबन बन जाती है, मतभेद हो जाता है। प्रश्न कैसे बन सकता है, गांधी जी और मित्रों के बीच में मतभेद क्यों था। गांधी जी के मित्रों ने गांधी जी को क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर तू मांस नहीं खाएगा तो कमजोर हो जाएगा, अगर तू मांस नहीं खाएगा तो इंग्लैंड या ब्रिटेन के अंदर रह नहीं सकेगा, अंग्रेजों के अंदर घुल मिल नहीं सकेगा, और केवल मूर्ख ही बना रहेगा, पोथी पंडित ही बना रहेगा, और जिंदगी में कुछ नहीं कर सकेगा। आगे इनके मित्र एक बार विक्टोरिया होटल में भी ले जाते हैं, और होटल में भी ले जाते हैं, और वहाँ पर भोजन करते हैं। गांधी जी का मित्र और गांधी जी आमने सामने बैठते हैं, वहाँ पर भोजन मांस का लाया जाता है। गांधी जी मना कर देता है। इतने में इनका मित्र बोलता है कि यहाँ से निकल जाओ, यहाँ जंगलीपन नहीं चलेगा। गांधी जी को किसने कहा था ये बात कि यहाँ जंगलीपन नहीं चलेगा। गांधी जी के मित्र ने कहा था कि चुपचाप मांस खा लो, भोजन खा लो, यहाँ पर जंगलीपन नहीं चलेगा, और अगर ये भोजन नहीं करना है तो बाहर का रास्ता नापो, मेरा इंतजार बाहर ही करना, बाहर ही कोई इधर उधर कोई होटल खुला है तो वहाँ पर खा लो। गांधी जी चुपचाप वहाँ से उठ गए और बाहर निकले। पूरी रात भूखे रहे, क्योंकि जो शाकाहारी भोजनालय थे आसपास के वो सारे बंद हो चुके थे, रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए पूरी रात महात्मा गांधी को क्या रहना पड़ा, भूखा रहना पड़ा। प्रश्न बन सकता है महात्मा गांधी को पूरी रात भूखा क्यों रहना पड़ा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग के आधार पर बताइए। तो महात्मा गांधी शाकाहारी थे, वो मांस का सेवन नहीं करते थे, उनके मित्र मांस का सेवन करते थे। वो किसी होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं, वहाँ पर मांस का भोजन लाया जाता है, ऐसा भोजन जिसमें मांस हो या मांसाहारी भोजन लाया जाता है। महात्मा गांधी खाने से मना कर देते हैं, उनके मित्र भड़क जाते हैं और ये कहते हुए बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पर जंगलीपन नहीं चलेगा, अगर ये खाना है तो खा लो, वरना मेरा इंतज़ार बाहर ही करो। आसपास के शाकाहारी भोजन उस समय शाकाहारी भोजनालय है वो उस समय बंद हो जाते हैं, जिसके कारण महात्मा गांधी को पूरी रात भूखा ही रहना पड़ा। महात्मा गांधी सोचते हैं भूखे ही रहना पड़े, लेकिन मैं किसका सेवन नहीं करूँगा, मांस का सेवन नहीं करूँगा। तब महात्मा गांधी के दिल और दिमाग में एक प्रश्न पैदा हो गया कि मुझे मित्र ने क्या कह दिया, मित्र ने कह दिया था जंगलीपन। इसलिए महात्मा गांधी कहता है कि मैं इस जंगलीपन को दूर करके दिखाऊंगा। इसलिए महात्मा गांधी के हृदय में
सभ्य बनने की ललक जग जाती है। सभ्य बनने की ललक, सभ्य बनने की ललक जग जाती है। प्रश्न बन सकता है सभ्य बनने की ललक महात्मा गांधी के अंदर कब उत्पन्न हो जाती है? जब होटल में खाना खाने के दौरान उनके मित्र महात्मा गांधी को गुस्से में आकर ये सब बोल देते हैं कि यहाँ पर जंगलीपन नहीं चल सकता, तो महात्मा गांधी तय कर लेते हैं कि मुझे जंगलीपन बोला गया है, अब मैं इन जैसे लोगों की तरह होकर के दिखाऊंगा, मैं भी इन जैसे लोगों की तरह सभ्य बन करके दिखाऊंगा और इस जंगलीपन की बातों को दूर करूंगा। मुझे जंगलीपन क्यों कहा गया? महात्मा गांधी के दिल और दिमाग में ये बात ठसा कर गई। इसलिए महात्मा गांधी क्या बनने की कोशिश करता है? सभ्य बनने की कोशिश करता है। क्या क्या करता है? सभ्य बनने के लिए महात्मा गांधी, मैं एक बार मौखिक रूप से बता रहा हूँ, ये तो टॉपिक है किताब में पढ़ लेंगे, लेकिन मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। जब मैं बता रहा हूँ, जब किताब पढ़ाऊंगा तो आसानी समझ में आ जाएगा। प्रश्न बनेगा कि सभ्य बनने के लिए महात्मा गांधी क्या क्या करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट पर्सन, कि सभ्य बनने के लिए महात्मा गांधी क्या क्या करता है? सभ्य बनने के लिए महात्मा गांधी आर्मी और नेवी स्टोर से कपड़े सिलवाता है, चिमनी टोपी पहनता है और सोने की चैन पहनता है और देर तक शीशे के सामने खड़े होकर टाई पहनना सीखता है। ओके, यानी महात्मा गांधी कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। महात्मा गांधी ने, आपने किए क्या? महात्मा गांधी सारे मजे ले लिए पहले ही। महात्मा गांधी टकला तो बाद में होता। महात्मा गांधी के बड़े बड़े लंबे लंबे घने बाल थे, इतने घने बाल थे कि घंटों तक ब्रुश चलता रहता था, कंघा चलता रहता था, ऐसा कंघा कि ब्रुश ही समझिए, इतने लंबे लंबे घने बाल थे। बीच वाली जो बोलते हैं ना स्टाल, बालों को संवारते रहते थे, बाल इधर उधर, टोपी भी अगर उतारते थे तो टोपी इधर उधर होने से बाल बिखर न जाए, इसलिए बालों को संवारते रहते थे। क्या बनने की कोशिश करता है? सभ्य बनने की कोशिश करता है। फ्रेंच भाषा सीखता है, नृत्य, यहाँ तक कि नृत्य करना भी सीखता है। नृत्य सीखने के लिए एक नृत्य शिक्षिका के घर जाता है। पियानो एक वाद्य यंत्र होता है, उसको बजाना सीखता है। भाषण देना सीखता है कि भाषण किस प्रकार से, एक अच्छे सभ्य बनने के लिए व्यक्ति को भाषण देना भी आना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने भाषण देने की कला भी सीखी, नृत्य करना भी सीखा। नृत्य करने के लिए एक शिक्षिका का घर भी खोजता है। वो एक वायोलिन बजाना भी सीखा। वायोलिन एक वाद्य यंत्र है, उसको बजाना सीखता है। उसके लिए उन्होंने 3 पौंड शिक्षक को जमा भी करवाए, है ना, खरीद भी लिया उसको, है ना। इस प्रकार से सभ्य बनने की वो क्या करता है? कोशिश करता है। कपड़े कहाँ से सिल करके आते थे और सिलाई कहीं और होती थी, धुलाई कहीं और होती थी, उसके प्रेस कहीं और होती थी, और जूते वगैरह, टाई, बेल्ट, चैन, कड़ार, ये टोपी वगैरह, बालों में कंघी करना, बालों को संवारना, टाई पहनना, है ना, सोने की चैन पहनना, इस प्रकार के सारे कर्तव्य कार्य महात्मा गांधी ने कर लिए। ऐसा क्यों किया? अपने मित्र को सबक सिखाने के लिए कि मैं जंगली क्यों हूँ, मुझे जंगली क्यों कहा गया। इस जंगलीपन को दूर करने के लिए महात्मा गांधी सभ्य बनने की कोशिश करता है। और सभ्य बनने के लिए क्या क्या वो करते हैं ये मैंने बताया, और अच्छी प्रकार से मैं रेखांकित आपको अपनी पुस्तक में करवा दूंगा। अब सभ्य बनने की ललक दूर कब हुई? तो चौथा पॉइंट हम पढ़ेंगे। चौथा, क्या सभ्य बनने की दूर करने को बेल साहब दूर करता है। बेल साहब की घंटी। बेल साहब इनको समझाता है कि सभ्य ऐसे नहीं बना जा सकता। महात्मा गांधी जब सभ्य बनने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयत्न कर रहे थे, भाषण देना, नृत्य सीखना, है ना, और अच्छे कपड़े पहनना, टाई वगैरह पहनना, तो इनको देख करके बेल साहब ने इनको समझाया। इनका गुरु ही माना जाता है बेल साहब, मार्गदर्शक माना जाता है। इन्होंने इनको समझाया महात्मा गांधी को कि इस प्रकार से सभ्य नहीं बना जा सकता। सभ्य बनने के लिए आपको विद्यार्थी बनने की जरूरत है, सीधी भाषा और साधारण जीवन जीना चाहिए, और साधारण जीवन जीता है वही व्यक्ति क्या बना रह सकता है? सभ्य। इसलिए बेल साहब के समझाने पर महात्मा गांधी की जो सभ्य की जो सनक है, सभ्य की जो ललक है, वो क्या है? कम हो गई। लेकिन वस्त्र पहनने की जो टिमटाम है, प्रदर्शन है, वो तो काफी समय तक चला, लेकिन बाकी सब उन्होंने समाप्त कर दिया, है ना। बेल साहब ने कहा कि क्या करेगा तू भाषण सीख करके, क्या करेगा तू बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन करके, है ना, क्या करेगा तू नृत्य सीख करके, क्या करेगा तू वो
पियानो और वायोलिन बजा करके। पियानो और वायोलिन तो भारत में भी सीखा जा सकता है ना। जरूरी है क्या तुझे इंग्लैंड में रहना है, कौन सा तुझे इंग्लैंड में जीवन बिताना है। इस प्रकार की सारी समझदारी की बातें समझाने का काम किसने किया? बेल साहब ने किया, जिसके कारण महात्मा गांधी ने सभ्य बनने की जो सनक है वो त्याग दी, छोड़ दी। और लेकिन वस्त्रों की टिमटाम प्रदर्शन तो काफी समय तक चल। आगे देखिए क्या होता है। आगे हम बात करेंगे बलवान से भिड़ंत। इस प्रकार के सारे बातें जो मैं बता रहा हूं, बलवान से भिड़ंत। यहां पर महात्मा गांधी अन्याय का विरोध करता है, क्योंकि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। आपको पता है कि 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और 1915 में भारत वापस लौटते हैं 9 जनवरी। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो टोल्स्टॉय आश्रम की स्थापना, फिनिक्स आश्रम की स्थापना वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में स्थापित करते हैं। तो यहाँ पर बलवान से भिड़ंत एक दक्षिण अफ्रीका में एक थाना है जोहानिसबर्ग। कौन सा थाना है? जोहानिसबर्ग। जोहानिसबर्ग एक थाना है और जोहानिसबर्ग थाना कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका में है। दक्षिणी अफ्रीका में एक थाना है जिसका नाम है जोहानिसबर्ग, जो सबसे बड़ा थाना माना जाता है। इस थाने की रोज शिकायतें किसके पास आती थी? महात्मा गांधी के पास आती थी। मैं आपको अभी कहानी बता रहा हूँ, ठीक है ना, लिखा लिखाया जो मैं बता रहा हूँ सारी बातें किताब में मिल जाएगी। और जब किताब पढ़ोगे ना तो ऐसा लगेगा कि आपने कई बार पढ़ रखा है। तो मेरी पहली स्टोरी को सुन लीजिए आप। तो बलवान से भिड़ंत में लेखक कहना क्या चाहता है? महात्मा गांधी बलवान से भिड़ंत में महात्मा गांधी कहता है कि अन्याय का विरोध करना चाहिए। जो भी आपके सामने अन्याय दिख रहा है, अन्याय का विरोध करना चाहिए। तो एक जोहानिसबर्ग थाना होता है दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि इस समय महात्मा गांधी क्या है? दक्षिण अफ्रीका में है। जोहानिसबर्ग थाने से संबंधित महात्मा गांधी के पास रोज शिकायतें आती थी, क्योंकि जोहानिसबर्ग थाने के अंदर हिंदुस्तानियों और चीनियों और चीनियों का रक्षण नहीं होता था, बट उनका क्या होता था? भक्षण होता था। जोहानिसबर्ग थाने की महात्मा गांधी के पास रोज शिकायतें आती थी, क्योंकि जोहानिसबर्ग थाने में हिंदुस्तानियों और चीनियों का रक्षण नहीं होता था, अर्थात हिंदुस्तान के नागरिकों की और चीन के नागरिकों की, अर्थात हिंदुस्तानियों और चीनियों की सहायता नहीं होती थी, उनकी रक्षा नहीं होती थी, बल्कि उनका क्या होता था? भक्षण होता था। जो दावेदार थे, जिनका हक होता था, वो इस थाने के अंदर जा नहीं पाते थे, और जो अपने बलबूते पर जाना चाहते थे, जिनको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था, वे लोग इस प्रकार के जोहानिसबर्ग थाने में चले जाते थे। इस प्रकार के अधिकारियों को, क्योंकि ये अन्याय था और अन्याय महात्मा गांधी देखना नहीं चाहता था। बलवान से भिड़ंत में यही बताता है, महात्मा गांधी के अनुसार हिंदुस्तानी और चीनियों के साथ क्या हो रहा है? अन्याय हो रहा है, और अन्याय महात्मा गांधी नहीं देखना चाहते थे। इसलिए जोहानिसबर्ग थाने के अधिकारियों को पकड़ने के लिए, ऐसे भ्रष्टाचार फैलाने वाले अधिकारियों को पकड़ने के लिए महात्मा गांधी रात दिन कोशिश करता है। आखिर में सबूतों के साथ 2 अधिकारियों को पकड़ लिया जाता है, लेकिन जूरी के द्वारा, बोले तो न्यायाधीश के द्वारा सबूत होने के बावजूद भी उन अधिकारियों को छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण महात्मा गांधी का कानून पर, क्योंकि महात्मा गांधी एक अच्छे वकील थे, महात्मा गांधी का कानून पर विश्वास उठ गया और अपनी वकालत पर भी विश्वास उठ गया, है ना। और महात्मा गांधी क्या हो गए? दुखी हो गए, महात्मा गांधी निराश हो गए। लेकिन अंत में विभिन्न प्रकार के हिंदुस्तानी और चीनियों के द्वारा प्रयत्न करने पर 2 अधिकारी जो इस प्रकार के भ्रष्टाचार करते थे, हिंदुस्तानी और चीनियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, उन अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया, जिसके कारण महात्मा गांधी का मान सम्मान बढ़ा और चारों ओर कीर्ति फैल गई और महात्मा गांधी छा गए, है ना। महात्मा गांधी की बात लोग मानने लग गए और इस प्रकार से उन्होंने इस प्रकार का कदम उठाया। ये तो किस में आएगा? बलवान से भिड़ंत में। इस बलवान से भिड़ंत में महात्मा गांधी ने कहा है कि व्यवस्था
पक्ष से कभी नहीं लड़ना चाहिए। आपके सामने कोई अव्यवस्था हो रही है तो व्यवस्था पक्ष से कभी ना लड़ें, व्यवस्था पक्ष से लड़े नहीं। महात्मा गांधी ने कहा है कि कभी भी आपको व्यवस्था पक्ष से नहीं लड़ना चाहिए। आपके सामने जो भी अव्यवस्था हो रही है उस अव्यवस्था को व्यवस्थित करने की कोशिश करिए। हम क्या करते हैं कि जो भी देखभाल कर रहा है उन व्यवस्था पक्ष से लड़ते रहते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं। लेकिन आपको पता है महात्मा गांधी कहता है कि एक व्यवस्था पक्ष में अनंत शक्तियां होती हैं, अनंत काम होते हैं। इसलिए बेचारा किस किस के काम को वो करे, समय लग भी सकता है, समय पर काम भी नहीं हो सकता। इसलिए व्यवस्था पक्ष से लड़ना महात्मा गांधी के अनुसार अपने आप से लड़ना है। इसलिए जहां कहीं भी अव्यवस्था दिखाई दे तो उस अव्यवस्था को व्यवस्थित बनाने की कोशिश करिए और कभी भी व्यवस्था पक्ष से नहीं लड़ना चाहिए। व्यवस्था पक्ष की बजाय अव्यवस्था से लड़िए, क्योंकि व्यवस्था पक्ष में अनंत शक्तियां निहित है। व्यवस्था पक्ष से लड़ना अपने आप से ही लड़ना है। ये बातें हैं वो किन में बताई है? बलवान से भिड़ंत नामक बिंदु में बताई है। आगे देखिए, आगे आत्मिक शिक्षा के बारे में बताता है। कौन? महात्मा गांधी। हम क्या पढ़ रहे हैं? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, आत्मिक शिक्षा। आत्मिक शिक्षा में महात्मा गांधी कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को शरीर और मन की शिक्षा न देकर के विद्यार्थियों को आत्मा की शिक्षा देनी चाहिए। और आत्मा की शिक्षा का मतलब होता है, आत्मा की शिक्षा का मतलब होता है चरित्र का निर्माण करना। चरित्र का निर्माण करना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आत्मा के विकास का मतलब क्या होता है? चरित्र का निर्माण करना, ईश्वर को प्राप्त करना, है ना, और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना। ये बातें होती हैं आत्मिक शिक्षा में। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा कि आत्मिक शिक्षा, विद्यार्थियों को आत्मिक ज्ञान देना चाहिए, आत्मिक शिक्षा देनी चाहिए। विद्यार्थियों को शरीर की शिक्षा और मन की शिक्षा न दे करके आत्मा की शिक्षा देनी चाहिए। और आत्मा की शिक्षा का अर्थात आत्मा के विकास का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना, अर्थात विद्यार्थियों का चरित्र उत्तम होना चाहिए। कहा जाता है कि व्यक्ति पहाड़ से गिरा हुआ उठ सकता है लेकिन नजरों से गिरा हुआ उठ नहीं सकता। इसलिए माता पिता की नजरों में, समाज की नजरों में अगर कोई व्यक्ति का चरित्र अच्छा है, उत्तम है, बढ़िया है, तो लाखों की भीड़ में वो अकेला बोल सकता है। इसलिए आत्मा की विकास का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना। और अगर कोई व्यक्ति चरित्र का निर्माण कर लेगा तो वह ईश्वर को भी प्राप्त कर लेगा और आध्यात्मिक ज्ञान को भी प्राप्त कर लेगा। इसलिए विद्यार्थियों को आत्मिक शिक्षा देने की बात कौन कहते हैं? महात्मा गांधी कहते हैं। और महात्मा गांधी कहते हैं कि आत्मिक शिक्षा देने के लिए एक शिक्षक का चरित्र होना जरूरी है। एक शिक्षक का चरित्र क्या होना चाहिए? शिक्षक का चरित्र उत्तम होना जरूरी है। शिक्षक का चरित्र क्या होना चाहिए? उत्तम होना चाहिए। शिक्षक का चरित्र उत्तम हो। एक शिक्षक की आत्मा दूर बैठे ही अपने विद्यार्थियों की आत्मा को हिला सकती है। एक अच्छा शिक्षक ही अपने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा दे सकता है। एक गंडक से डरने वाला कायर शिक्षक अपने विद्यार्थियों को साहस का पाठ नहीं पढ़ा सकता। एक निडरता का, एक साहस का पाठ वही शिक्षक बता सकता है जो स्वयं साहसी होता है। इसलिए चरित्र की शिक्षा वही शिक्षक दे सकेगा जिस शिक्षक का स्वयं का चरित्र क्या होगा? उत्तम होगा। इसलिए विद्यार्थियों को शिक्षा देने से पहले एक शिक्षक को अच्छी प्रकार से शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षक का चरित्र उत्तम होना जरूरी है। एक अच्छे चरित्र वाला शिक्षक ही अपने शिष्यों का चरित्र अच्छा कर सकता है। ठीक है ना। आगे आत्मिक शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी ने कहा क्या? महात्मा गांधी ने एक आश्रम बसाया था टॉलस्टॉय आश्रम कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका में है। टॉलस्टॉय आश्रम कहाँ है भाई? दक्षिणी अफ्रीका में। अरे समझ में आ रहा है ना ये जो अक्षर वगैरह, क्योंकि ये पेन थोड़ा शीशा है और शीशे पर पेन बड़ा खींच के चलता है ना। तो ध्यान रखना, बातों को सुने। ये शिक्षक लिख रखा है मैंने ना। कोई कहेगा सर ऐसे कैसे लिख दिया? हालांकि अच्छी प्रकार से लिख रखा है मैंने। ये ले, बढ़िया
है संस्कृत। ठीक है ना। तो टोल्स्टॉय आश्रम कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ पर एक महात्मा गांधी कहता है कि यहाँ पर एक छात्र है, वो बहुत ही उद्यम करता था, शरारत करता था, झगड़ा करता था और झूठ बोलता था। आश्रम में किसी भी व्यक्ति से वो छात्र दबता नहीं था, बातों में भी नहीं दबता था, वैसे भी नहीं दबता था, क्योंकि लड़का 15-17 वर्ष का था, किशोरावस्था में था। इसलिए ज्यादा ही शरारत करने के कारण महात्मा गांधी कहते हैं कि मुझे एक दिन गुस्सा आ गया और मेरे पास एक रूल पड़ा था। ये सारी बातें आपको पढ़ाऊंगा मैं। रूल का मतलब होता है डंडा। मेरे पास एक डंडा पड़ा था और उस डंडे की मैंने छात्र के बाहों पर दे मारी और छात्र रो पड़ा। मैं भी देते समय रो रहा था, क्योंकि महात्मा गांधी को पता था कि मैं बूढ़ा हूं और ये 17 वर्षीय जवान है। अगर ये मेरे सामने हो गया, इन्होंने डंडा लेकर के मेरे मारना शुरू कर दिया, तो ये पीछा नहीं छोड़ेगा, मारेगा मेरे सामने ही, आंखों सामने। इसलिए महात्मा गांधी देते समय कांप रहा था, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने शिष्यों पर डंडा नहीं उठाया था। लेकिन ये लड़का है टोल्स्टॉय आश्रम में, लड़का अत्यधिक शरारती था, झूठ भी बोल रहा था और उनकी चरम सीमा को लांघ गया था। तब जाकर के महात्मा गांधी को क्या आया? गुस्सा आया और गुस्से में विद्यार्थी के क्या दे मारा? डंडा। विद्यार्थी भी समझ गया कि ये मेरी गलती है, लेकिन महात्मा गांधी बाल बच्चे थे। उन्होंने सोचा कि मैं आज बाल बच्चा हूं। इस दंड से महात्मा गांधी सबक लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं कि आज मैंने विद्यार्थी की डंडा मारा है, लेकिन भविष्य में कभी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा। और मैं शिक्षकों को भी ये बात कहता हूं कि विद्यार्थियों को प्रेम से शिक्षा देनी चाहिए, न कि दंड के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि कभी भी विद्यार्थियों को दंड से शिक्षा नहीं देनी चाहिए, प्रेम से शिक्षा देनी चाहिए। कभी भी विद्यार्थी के साथ इस प्रकार से व्यवहार ना करें जैसा कि मैंने किया था, है ना। तो ये आत्मिक शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी बताते हैं। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं। एक आएगा फिनिक्स का आश्रम। फिनिक्स का आश्रम भी है, कहाँ है फिनिक्स का आश्रम? दक्षिण अफ्रीका में। फिनिक्स का आश्रम भी क्या बन गया? स्वावलंबी बन गया था, क्योंकि फिनिक्स के आश्रम में जाकर के महात्मा गांधी ने फिनिक्स के आश्रम में रह रहे छात्रों को और शिक्षकों को कहा कि यहाँ पर जो रसोइया रह रहा है वो वेतन ले रहा है, क्यों न हम सब मिल करके, विद्यार्थी और शिक्षक मिल करके अपने हाथों से कोई सब्जी काटे, कोई खाना बनाए, तो ये फिनिक्स का आश्रम क्या बन जाएगा? स्वावलंबी बन जाएगा। और ऊपर से रसोइये को वगैरह क्या भी नहीं देना पड़ेगा, वेतन भी नहीं देना पड़ेगा। सब मिलजुल करके काम करेंगे तो काम भी अच्छा होगा और काम भी जल्दी होगा। इसलिए महात्मा गांधी की बातों को मान करके फिनिक्स में रहे छात्रों और अध्यापकों ने मिल करके खाना बनाया। कोई सब्जी काटने के लग गया, कोई पानी भरने में लग गया और कोई सब्जी या मतलब आटा गूंदने के या रोटी पकाने में लग गया। इस प्रकार से फिनिक्स का आश्रम क्या बन गया था? स्वावलंबी बन गया था। और फिनिक्स का आश्रम है कहाँ? गुजरात में। बोले तो कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है, गुजरात में नहीं है। ठीक है ना। और आगे हम देख लेंगे, गुजरात में कई किताबें गुजरात बता रही है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा फिनिक्स का आश्रम कहाँ है। ठीक है ना। तो आगे हम बात करते हैं अंतिम बिंदु पर, क्या वो है खादी। खादी का जन्म महात्मा गांधी ने, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1908 तक क्या नहीं देखा था? चरखा नहीं देखा था। चरखा नहीं देखा। किसने? महात्मा गांधी कह रहा है कि मैंने 1908 तक चरखा नहीं देखा। और महात्मा गांधी चरखे से सूत काटने का काम शुरू करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी का मानना था कि चरखे से, बोले तो इससे, किससे? चरखे से हिंदुस्तान की कंगालियत मिट सकती है। कंगालियत समाप्त हो सकती है। उन्होंने कहा कि सभी लोग अपने हाथों से काटना शुरू कर देंगे
तो विदेशी कंपनियों का क्या हो जाएगा, बहिष्कार हो जाएगा, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हो जाएगा, स्वदेशी को अपनाया जाएगा, विदेशी को भगाया जाएगा। इसलिए चरखा ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे हिंदुस्तान की कंगालियत को मिटाया जा सकता है। इसलिए महात्मा गांधी चरखे को प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने 1908 तक तो चरखा देखा ही नहीं था, लेकिन 1915 तक आते आते 1915 आते आते उन्होंने चरखे के बारे में सुना, लेकिन चरखा अभी तक मिला नहीं है ना। अब अंत में उन्हें क्या मिलता है, 1917 के अंदर 1917 ईस्वी में उन्हें चरखा मिला। प्रश्न बन सकता है 1917 में उन्हें चरखा तो मिला, लेकिन कहाँ से मिला भाई, गुजरात के पालनपुर प्लस काठियावाड़, ये दोनों स्थान कहाँ है भाई, गुजरात में है। गुजरात के पालनपुर और काठियावाड़ से उन्हें क्या मिला, चरखा मिला। तो प्रश्न बन सकता है कि महात्मा गांधी को चरखा कहाँ से मिला, गुजरात के पालनपुर और काठियावाड़ से मिला। अब महात्मा गांधी के सामने समस्या ये कि पहले तो देखा नहीं था, बाद में सुना और बाद में मिल भी गया, लेकिन समस्या ये थी कि चरखा तो मिल गया, लेकिन चरखा से सूत काटना किसी को आता नहीं था। मोटा सूत काटना लगभग सीख लिया गया, लेकिन जो अपने स्वदेशी जो मिले हैं वो महीने सूत काटती नहीं थी, है ना। इसलिए एक गंगाराम होता है इनके आश्रम में, वो गंगाराम है, वो थोड़ा सा सूत काटना सीख जाता है, थोड़ा कलाकार था, लेकिन महीने सूत काटना उसे भी नहीं आता था, है ना। अब एक दिन बढ़ौच कहाँ पड़ता है, बढ़ौच पड़ता है गुजरात में। गुजरात में एक दिन महात्मा गांधी की भेंट हो जाती है, किस बहन से, गंगा बहन से इसकी मुलाकात होती है, किसकी, महात्मा गांधी कहाँ, बढ़ौच में, और उन्होंने चरखे से सूत काटना बताया, तब जाकर के महात्मा गांधी की समस्या का समाधान हुआ। तो महात्मा गांधी के चरखे से सूत काटने की समस्या का समाधान किसने किया, गंगा बहन ने किया, जो कहाँ की थी, गुजरात की थी। और ये बहन मिली किसको, महात्मा गांधी को, और इस गंगा बहन ने ही क्या किया, सूत काटने की समस्या का समाधान किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं शांति निकेतन। ये शांति निकेतन पड़ता कहाँ है भाई, शांति निकेतन पड़ता कहाँ है, गुजरात में। शांति निकेतन गुजरात में है। महात्मा गांधी शांति निकेतन पहुंचते हैं और सबसे पहले काका कालेलकर से मिलते हैं, और काका कालेलकर वहाँ एक गंगनाथ विश्वविद्यालय चलाते हैं, और गंगनाथ विश्वविद्यालय चलाने के दौरान अनेक शिक्षक रहते हैं, उनको अलग अलग नाम देते हैं, क्योंकि गंगनाथ का मानना था कि विद्यालय में पारिवारिक माहौल होना चाहिए। तो वहाँ पर कालेलकर का नाम क्या मिला, काका। शांति निकेतन महात्मा गांधी सबसे पहले कालेलकर से मिले, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि इनका नाम काका क्यों पड़ा। बाद में उसे पता चला कि गुजरात में एक शख्स हैं गंगाराम, जो क्या चलाते हैं, गंगनाथ विश्वविद्यालय चलाते हैं। उस गंगनाथ विश्वविद्यालय या विद्यालय जो भी है चलाते हैं, उस गंगनाथ विद्यालय में उनका मानना है, चलाने वाले निदेशक का, कि यहाँ पर रहने वाले सभी शिक्षक और विद्यार्थी में पारिवारिक माहौल होना चाहिए, और सभी शिक्षकों का अपना अपना अलग नाम होना चाहिए। वहाँ पर कालेलकर का नाम क्या मिलता है, काका मिलता है। तब महात्मा गांधी को पता चला कि यहाँ पर कालेलकर को काका क्यों कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, शांति निकेतन में कुछ दिन रहे, लेकिन उनके पास पूना से एक तार आया। कहाँ आया, पूना से एक तार आया। तार का मतलब यहाँ पर क्या है, संदेश। पूना से एक संदेश आया, और पूना से ये संदेश था कि गोखले नहीं रहे। क्या नहीं रहे, गोखले। गोखले कौन है भाई, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले नहीं रहे।
ये तार मिला था महात्मा गांधी को कहाँ? गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं रहे, इस प्रकार का संदेश महात्मा गांधी को मिला। उसमें महात्मा गांधी कहाँ थे? उसमें महात्मा गांधी कहाँ थे डियर? उसमें महात्मा गांधी थे शांति निकेतन गुजरात में। और ये गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। गांधी के कौन से गुरु हैं? राजनीतिक गुरु है। तो प्रश्न अलग से बन गया कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। शांति निकेतन में रहने के दौरान महात्मा गांधी के पास एक तार आया, संदेश आया, जिसमें लिखा रहा कि गोखले नहीं रहे, अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले नहीं रहे। तो शांति निकेतन किस में डूब गया? शांति निकेतन शोक में डूब गया। तो प्रश्न बन सकता है कि शांति निकेतन शोक में डूब गया क्यों? क्योंकि शांति निकेतन में गांधी जी के रहने के दौरान पूना में उनके राजनीतिक गुरु की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण शांति निकेतन किस में डूब गया था? शोक में। इसलिए वो पत्नी सहित कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? पुणे में चले गए, है ना, पूना। अब शांति निकेतन में रहने के दौरान एक बार महात्मा गांधी को गोखले ने प्रतिज्ञा करवाई थी कि किसी सार्वजनिक स्थान पर आपको बोलना नहीं है ना, और आपको अपना काम करते रहना है। तो महात्मा गांधी को गोखले ने क्या प्रतिज्ञा करवाई थी? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किताब में पढ़ेंगे तो अच्छी प्रकार से पढ़ करके अंडरलाइन कर देंगे। और एक बार गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी की मजाक भी उड़ाई थी कि आप हिंदुस्तान में 1 वर्ष तक रह लीजिएगा, आपके विचार अपने आप ठिकाने आ जाएंगे। 1 वर्ष तक आप हिंदुस्तान में भ्रमण कीजिए, आपके विचार अपने आप ठिकाने लग जाएंगे। तो ये बात भी किसने कही थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने किसको कही थी? गांधी जी को कही थी। पार्ट इज ओवर। महात्मा गांधी का जो सत्य के साथ मेरे प्रयोग पृष्ठभूमि है, उसका सार मैंने आपको बता दिया है। पूरा तो समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं कहता हूँ 1/4 यदि आपको समझ में आ गया तो बाकी का 3/4 समझाना मेरा काम है, तो आपका काम हो जाएगा पूरा। ठीक है ना? अब आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे बुक, आप बुक लेकर के आएंगे, हम पार्ट नंबर 2 को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ेंगे। जो जो मैंने बातें बताई है वो आपके सामने आएंगी और अच्छी प्रकार से समझा करके मैं आपके सामने पेश करूंगा। मुझे पूरा भरोसा है, यकीन है कि मेरे विद्यार्थी मेरी बात को समझ पा रहे हैं, पाठ को समझ पा रहे हैं, अच्छी प्रकार से पृष्ठभूमि भूमिका को समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही, आगे की बात हम कल की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों को फिर से धन्यवाद। एक बार शुरू में, एक बार अंत में। थैंक यू।